हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू पवन बायो क्लासेस। और आज इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन एग्ज़ाम के बारे में। ठीक है फ्रेंड्स, ये एक एग्ज़ाम होता है जो कि एक रिक्रूटमेंट एग्ज़ाम है। जो गवर्नमेंट जॉब की जो पोजीशंस होती हैं, अलग अलग पोजीशंस होती हैं, उनके रिक्रूटमेंट के लिए ये एग्ज़ाम कंडक्ट कराया जाता है। और ये एग्ज़ाम इम्पॉर्टेंट है जो लाइफ साइंस के स्टूडेंट्स हैं, लाइफ साइंस के किसी भी ब्रांच के स्टूडेंट्स हैं, उनके ग्रेजुएशन के बाद। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जाम है जिसमें कि वो अप्लाई कर सकते हैं। आइए शुरू करते हैं इस वीडियो को। फ्रेंड्स, सबसे पहले हम जानते हैं कि जी ये जो स्टेट पीएससी एग्जाम्स होते हैं ये होते क्या हैं। ठीक है, तो स्टेट पीएससी एग्जाम्स आर रिक्रूटमेंट एग्जाम फॉर गवर्नमेंट जॉब्स इन डिफरेंट डिपार्टमेंट्स। जो गवर्नमेंट जॉब्स के अलग अलग डिपार्टमेंट्स होते हैं उनके अलग अलग पोजिशन में रिक्रूटमेंट के लिए एग्जाम कंडक्ट कराया जाता है। एंड पीएससी मीन्स पब्लिक सर्विस कमीशन। तो जो हमारी स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन है ये एक एग्जाम कंडक्ट कराती है स्टेट लेवल पर। ठीक है, इंडिया के जितने भी स्टेट्स हैं उनका अपना स्पेशल एक पीएससी होता है, उनका स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन होता है हर एक स्टेट का। और वो कैंडिडेट्स को रिक्रूट करता है अलग अलग पोजीशंस के लिए। ओके, these exams lead to group B and sometimes group A गवर्नमेंट सर्विसेज। जो ग्रुप बी की पोजीशंस होती हैं और कभी कभी ग्रुप ए की पोजीशंस होती हैं, उनके रिक्रूटमेंट के लिए ये एग्जाम कंडक्ट कराया जाता है। एंड इट ऑफर्स वेरियस डाइवर्स करियर अपॉर्चुनिटीज। इसमें बहुत सारी करियर अपॉर्चुनिटीज होती हैं, अलग अलग डिपार्टमेंट्स होते हैं, अलग अलग पोजीशंस होती हैं, अलग अलग स्टेट में होती हैं। तो ये बहुत सारी आपको करियर अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करा सकता है। ओके, अगर हम बात करें करियर अपॉर्चुनिटीज की, ठीक है, कि क्या क्या करियर अपॉर्चुनिटीज होती है, तो स्टेट पीएससी का जो एग्जाम कंडक्ट कराया जाता है, जो कि स्पेशली लाइफ साइंस के जो स्टूडेंट्स होते हैं उनके लिए जो कंडक्ट कराया जाता है। ठीक है, तो जो रिक्रूटमेंट के अलग अलग पोजिशंस होते हैं, मेनली साइंटिफिक ऑफिसर्स के पोस्ट, फॉरेस्ट सर्विस ऑफिसर के पोस्ट, एग्रीकल्चरल ऑफिसर के पोस्ट, एनवायरमेंटल ऑफिसर के पोस्ट, रिसर्च असिस्टेंट की पोजीशंस होती हैं, टेक्निकल ऑफिसर्स के पोस्ट जो होती हैं, या फिर फूड इंस्पेक्टर की जो पोस्ट होती हैं, फिशरीज ऑफिसर्स के जो पोस्ट होते हैं, या फिर हम कहें कि वाइल्ड लाइफ वार्डन के जो पोस्ट होते हैं, उनके रिक्रूटमेंट के लिए एग्जाम कंडक्ट कराया जाता है। ओके, बात करें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की कि इस एग्जाम की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। तो आपके पास एक बैचलर डिग्री होनी चाहिए लाइफ साइंस के किसी भी सब्जेक्ट में। ठीक है, या फिर लाइफ साइंस में ही, जैसे आप बॉटनी हो गई, आपकी जूलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, कोई भी आपके पास एक सब्जेक्ट में आप बैचलर्स डिग्री आपके पास होनी चाहिए। ओके, अगर आपके पास हायर क्वालिफिकेशंस है, चाहे वो एमएससी हो, पीएचडी हो, तो ये प्रेफर किया जाता है जो टेक्निकल पोजीशंस होती हैं उनके लिए। ठीक है, अगर हम एज लिमिट की बात करें तो जनरली कहते हैं कि 31 21 टू 32 ईयर्स। लेकिन अक्सर देखा जाता है कि जो हमारी अलग अलग पोजीशंस होती हैं, अलग अलग पोस्ट होती हैं, या फिर अलग अलग स्टेट होते हैं, उनमें ये एज जो है वेरी करता है। जनरली 40 टू 50 ईयर्स तक भी ये पोजीशंस, ये जो एज लिमिट होती है, ये वेरी कर सकती है। ओके, सो एंड रिलैक्सेशन इन एज फॉर रिजर्व कैटेगरीज एज पर स्टेट गवर्नमेंट नॉर्म्स। जो स्टेट गवर्नमेंट के जो नॉर्म्स होते हैं उसके अकॉर्डिंग जो रिजर्व कैटेगरी होती है उनके लिए एज में रिलैक्सेशन दिया जा सकता है। ओके, सिटीजनशिप की अगर हम बात करें तो केवल इंडियन जो पीपल हैं, ठीक, इंडिया के जो रहने वाले हैं, केवल वही इस पोजीशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। एंड सम पोजीशंस मे हैव एडिशनल रिक्वायरमेंट्स लाइक फील्ड एक्सपीरियंस। कुछ पोजीशंस ऐसी होती हैं जिनके लिए सिर्फ ग्रेजुएशन ही नहीं बल्कि कुछ एक्स्ट्रा उनमें एडिशनल रिक्वायरमेंट्स की भी जरूरत होती है। फॉर एग्जांपल, अगर आप के पास फील्ड एक्सपीरियंस है तो आप फील्ड ऑफिसर्स के लिए आपको प्रेफर किया जाता है। ओके, बात करें एग्जाम पैटर्न की, तो एग्जाम पैटर्न हमारा जनरली होता है हमारा प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू। इन 3 स्टेप्स में ये एग्जाम कंडक्ट कराया जाता है। और जो कुछ टेक्निकल पोस्ट होती हैं उनके लिए कुछ एडिशनल स्टेजेस भी होते हैं। जो आपका प्रिलिमिनरी एग्जाम होता है वो ऑब्जेक्टिव होता है, एमसीक्यूज टाइप का, यानी कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन का। जो आपका मेंस का एग्जाम है वो होता है आपका डिस्क्रिप्टिव टाइप का, या फिर ऑब्जेक्टिव भी हो सकता है आपका। ठीक है, और इंटरव्यू जो होता है होगा पर्सनालिटी टेस्ट होता है, जो कि इसमें कि आपका एप्टीट्यूड टेस्ट किया जाता है उस पर्टिकुलर पोस्ट के लिए। ओके फ्रेंड्स, अगर हम देखें जो सिलेबस ओवरव्यू होता है इस एग्जाम के लिए, स्टेट पीएससी एग्जाम के लिए, तो इसमें सबसे पहले जो आपकी जनरल स्टडीज पूछी जाती है। ओके, जो आपका जनरल स्टडीज होता है इसमें आपके करंट अफेयर्स पूछे जाते हैं, इंडियन हिस्ट्री पूछी जाती है, जियोग्राफी पूछी जाती है, और इकोनॉमी से रिलेटेड क्वेश्चंस भी आपसे पूछे जाते हैं। ओके,
इसके अलावा आपका जनरल साइंस एंड इन्वायरमेंटल साइंस जो होता है वो आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है। रीजनिंग एंड मेंटल एबिलिटी से क्वेश्चंस भी आपसे पूछे जाते हैं। और जो आपके लाइफ साइंस के सब्जेक्ट्स हैं उनके जो इंपॉर्टेंट सेक्शंस हैं वो आपका सेल बायोलॉजी एंड जेनेटिक्स होता है, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी होती है, बायोकेमिस्ट्री होती है, बायोटेक्नोलॉजी होती है, इकोलॉजी एंड इवोल्यूशन होता है, ठीक है, एनिमल एंड प्लांट फिजियोलॉजी होती है, एंड टेक्सोनॉमी एंड बायोडाइवर्सिटी होती है। ये कुछ इंपॉर्टेंट सेक्शंस होते हैं जो कि पूछे जाते हैं आपके स्टेट पीएससी एग्जाम में। ओके फ्रेंड्स, अगर हम बात करें कि जो अलग अलग स्टेट्स होते हैं उनके क्या क्या वेरिएशंस हैं उनके पीएससी एग्जाम के लिए, तो हर स्टेट के अपने नॉर्म्स होते हैं, हर स्टेट का अपना एक डिफरेंट पैटर्न होता है और हर स्टेट की अपनी एक अलग प्रायोरिटी होती है, ठीक है। तो हर स्टेट के अकॉर्डिंग उसके पीएससी के जो रूल्स हैं रेगुलेशंस हैं ये सारी चीज़ें चेंज होती रहती हैं, ठीक है। अगर हम एग्जाम्पल की बात करें तो सबसे पहले जो हमारा है सम स्टेट्स लाइक केरला, जो केरला है, कर्नाटका है, महाराष्ट्र है, ठीक है, उनके जो टेक्निकल सर्विसेज होते हैं वो काफ़ी स्पेशलाइज्ड टेक्निकल सर्विसेज होते हैं जो कि कंडक्ट कराया जाता है उनके पीएससीज के अकॉर्डिंग। ओके, तो आपको यू हैव टू ऑलवेज चेक द लेटेस्ट नोटिफिकेशन फ्रॉम योर स्टेट्स पीएससी वेबसाइट। जिस स्टेट की पीएससी की में आप अप्लाई करना चाहते हो उसकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है उसको आपको रेगुलरली चेक करते रहना पड़ेगा उस चीज़ को, उसके वेरिएशंस को जानने के लिए, ठीक है। Some states conduct combined examinations while other have separate exams for technical post। जैसा कि मैंने कहा कि जो हमारा स्टेट पीएससी एग्जाम होता है इसमें एडमिनिस्ट्रेटिव रोल भी होते हैं, इसमें फील्ड वर्क भी होता है, इसमें टेक्निकल सर्विसेज भी होती हैं। तो जो कुछ स्टेट होते हैं वो इन सारी चीज़ों के लिए एक कंबाइंड एग्जाम ही कंडक्ट कराते हैं, लेकिन कुछ स्टेट होते हैं वो टेक्निकल पोस्ट के लिए एक अलग एग्जाम कंडक्ट कराते हैं। तो ये चीज़ें आपको उनके ऑफिशियल वेबसाइट पर मिल सकती हैं। ओके, अगर हम बात करें एप्लीकेशन प्रोसेस की, तो एप्लीकेशन प्रोसेस क्या होता है कि नोटिफिकेशंस आर पब्लिश्ड ऑन ऑफिशियल पीएससी वेबसाइट एंड न्यूज़पेपर्स। सबसे पहले आपको जो ऑफिशियल वेबसाइट और न्यूज़पेपर्स हैं वहां पर नोटिफिकेशंस जारी किए जाते हैं, ठीक है। देन ऑनलाइन एप्लीकेशंस नाउ स्टैंडर्ड फॉर द मोस्ट स्टेट्स। मैक्सिमम जो स्टेट्स हैं वो ऑनलाइन मोड में ही वो एप्लीकेशंस को क्या करते हैं, एक्सेप्ट करते हैं, उन सारे एप्लीकेशंस को ऑनलाइन मोड में ही वो एप्लीकेशन फॉर्म फिल कराया जाता है। ओके, देन एप्लीकेशन फीस रेंजेस फ्रॉम 100 to 500, ठीक है, एंड इट इज रिजर्व रिलैक्सेशन इज देयर फॉर रिजर्व कैटेगरीज। जो एप्लीकेशन फीस होती है वो जनरली 100 रुपये यानी 100 रुपये से लेकर के 500 रुपये तक के बीच में होती है, और जो रिजर्व कैटेगरीज हैं उनके लिए यहाँ पर रिलैक्सेशन जो होता है वो उनके रूल्स के अकॉर्डिंग प्रोवाइड कराया जाता है, ठीक है। इट रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स यूजुअली इंक्लूड, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको लगते हैं इसमें, आपके डिग्री सर्टिफिकेट्स लगते हैं, आपकी मार्कशीट्स लगती हैं, आपका आईडी प्रूफ लगता है, एड्रेस प्रूफ लगता है, कैटेगरी सर्टिफिकेट अगर आप किसी स्पेशल कैटेगरी में अप्लाई कर रहे हो तो वो लगता है, एंड पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ्स, आपके पासपोर्ट साइज के फोटोग्राफ्स लगते हैं। ओके, सो एक चीज यहाँ पर जो स्पेशली कहना है कि ऑलवेज वेरीफाई एलिजिबिलिटी बिफोर अप्लाइंग। अप्लाई करने से पहले आप एलिजिबिलिटी उसकी चेक कर लिए, क्योंकि कई बार होता है कि कुछ अलग अलग पोस्ट के लिए स्पेसिफिक एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट होती है उन स्टेट्स की, तो उस आपको सबसे पहले अपनी एलिजिबिलिटी को कंफर्म करना पड़ेगा अप्लाई करने से पहले। ओके, अगर हम बात करें प्रिपरेशन स्ट्रेटजी की, सबसे पहले क्या है कि अंडरस्टैंड द एग्जाम पैटर्न एंड सिलेबस थॉरली। आपको सबसे पहले वो एग्जाम का जो पैटर्न होता है, उसका जो सिलेबस होता है, उसको आपको एक बार अच्छे से समझना होगा, ठीक है, कि उसमें क्या क्या क्वेश्चंस होते हैं वो इंपॉर्टेंट होते हैं, किस पैटर्न में पूछा जाता है, एंड क्रिएट अ स्ट्रक्चर्ड स्टडी प्लान विद डेली वीकली एंड मंथली गोल्स, ठीक है। आपको बहुत ही हाई फाई नहीं, एक बहुत ही बेसिक फंडामेंटल और एक जनरल स्टडी प्लान तैयार करना होगा, लेकिन एक ऑर्गेनाइज्ड वे में तैयार करना होगा कि आपको डेली आपका टारगेट क्या होगा, आपका वीकली टारगेट क्या होगा, आपका मंथली टारगेट क्या होगा, उस स्टडी प्लान में आप क्या क्या अचीव करना चाहते हो। इसके अलावा फोकस ऑन योर कोर लाइफ साइंस सब्जेक्ट्स, 50 to 60% ऑफ योर प्रिपरेशन टाइम। जितना भी आपके पास प्रिपरेशन टाइम हो रहा है उसका मोर देन हाफ आप जो आपके लाइफ साइंस के कोर सब्जेक्ट्स हैं, ठीक है, उन पर आप फोकस कर सकते हैं। इसके अलावा सफिशियंट टाइम आपको देना पड़ेगा जो जनरल स्टडीज के सब्जेक्ट्स हैं, यानी कि 30 to 40% टाइम आप जनरल स्टडीज के सब्जेक्ट्स को दीजिए, एंड रीजनिंग एंड एप्टीट्यूड प्रिपरेशन भी आपको 10 to 20% करना पड़ेगा। सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स हैं उनकी भी एनालिसिस आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है, तो उसको भी आप इक्वली इंपॉर्टेंस दे सकते हैं।
एक चीज जरूरी जो कि आपको सबसे ज्यादा फायदा पहुंचा सकती है, वो है टेस्ट सीरीज। ठीक है, तो आप रेगुलर असेसमेंट के तौर पे एक अपनी टेस्ट सीरीज कोई कोई भी एक जो कि सबसे ज्यादा ट्रस्टवर्दी हो, आप वो टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हैं। ओके, बात करते हैं कि जो रिकमेंडेड स्टडी रिसोर्सेज हैं, क्या क्या स्टडी रिसोर्सेज सबसे ज़्यादा रिकमेंडेड हैं। तो सबसे पहले तो आपकी एनसीईआरटी की जो बुक्स होती हैं, जो कि क्लास 11th एंड 12th की हैं, ठीक है, बेसिक कॉन्सेप्ट्स के लिए, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होती हैं। एनसीईआरटी की जो बुक्स होती हैं, किसी भी एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए सबसे फंडामेंटल रिक्वायरमेंट वही माना जाता है, एनसीईआरटी की बुक्स को। ठीक है, इसके अलावा जो स्टैंडर्ड लाइफ साइंस की टेक्स्ट बुक्स हैं, चाहे वो कैंपबेल हुई चाहे लॉडिश हुई, ये बुक्स को भी आप रेफर करें तो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। ठीक है, इसके अलावा जो स्टेट स्पेसिफिक स्टडी मटेरियल्स फॉर जनरल स्टडीज, जनरल स्टडीज के जो स्टडी मटेरियल आप यूज करिए, आप अगर खास ख्याल रखिए कि वो स्टेट के स्पेसिफिक अगर कुछ मिल सके तो वो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। ठीक है, इसके अलावा जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स होते हैं एंड मॉडल पेपर्स होते हैं, उन पर आप फोकस करें, एंड ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स फॉर सब्जेक्ट स्पेसिफिक कंटेंट, जो आपके सब्जेक्ट हैं, जो आपके कोर सब्जेक्ट्स हैं लाइफ साइंस के, उनके जो स्पेसिफिक कंटेंट होते हैं, उनके लिए आप ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स को भी कंसल्ट कर सकते हैं। इसके अलावा कोचिंग मटेरियल्स, ठीक है, अगर आप कोचिंग ले रहे हैं, कोई भी दे रहे हैं, तो हमेशा ध्यान रखें कि कोचिंग ट्रस्ट वर्दी होना चाहिए। ओके, एंड जो एक सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, ये जो पब्लिक सर्विस कमीशन के एग्जाम्स होते हैं, इनके लिए कि करंट अफेयर्स के जो मैगजीन्स हैं और न्यूज़पेपर्स हैं, इनको आप डेली आप एक बार विजिट करें। कोई भी एक मैगजीन हो जो कि आपके करंट अफेयर से रिलेटेड हो और न्यूज़पेपर्स हो, तो वो आपको बहुत ही ज़्यादा फायदा पहुंचा सकते हैं। ओके, अगर हम बात करें कि कुछ जो कॉमन चैलेंजेस होते हैं स्टेट बेसिक एग्जाम में, वो क्या होते हैं और उनको ओवरकम कैसे करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले जो चैलेंज आता है वो है वाइड सिलेबस। सब्जेक्ट जो है इसका बहुत ही वाइड है। ठीक है, तो इसको आप कैसे ओवरकम कर सकते हैं? यू हैव टू क्रिएट अ स्ट्रक्चर्ड स्टडी प्लान। आपको एक बहुत ही ऑर्गेनाइज्ड वे में एक स्ट्रक्चर्ड स्टडी प्लान आपको एक बनाना पड़ेगा और उसको फॉलो करना पड़ेगा। ठीक है, सेकंड चैलेंज है कि बैलेंसिंग कोर सब्जेक्ट्स विथ जनरल स्टडीज। ठीक है, कि हम जो कोर सब्जेक्ट है हमारे और जो जनरल स्टडीज है, उसको हम कैसे बैलेंस करें। तो जैसा कि मैंने बताया कि जो आप टाइम दीजिए, टाइम का डिस्ट्रीब्यूशन करिए, वो वाइजली करिए, मतलब कि मोर देन हाफ टाइम आप अपने कोर सब्जेक्ट्स को दीजिए, 30 to 40% टाइम्स आप अपने जो जनरल स्टडीज के हैं उनको दीजिए, और 10 to 20% टाइम्स जो आपकी मेंटल एबिलिटी और रीजनिंग की पोर्शन है उनको आप दें, तो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। ठीक है, और अगर हम बात करें कंपटीशंस की, तो हाँ, कंपटीशन है, कंपटीशन बहुत ज़्यादा है इसमें, लेकिन इसको आप ओवरकम कर सकते हैं अपनी कंसिस्टेंट प्रिपरेशन एंड यूनिक अप्रोच से। ठीक है, आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, ज़्यादा से ज़्यादा कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करना पड़ेगा और कंसिस्टेंट प्रिपरेशन करनी पड़ेगी। ठीक है, एक ही दिन 7 घंटे पढ़ाई करने से बेहतर है कि 7 दिन 1-1 घंटे पढ़ाई करें, तो वो आपके लिए ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। ठीक है, इसके अलावा स्टेइंग अपडेटेड, आपको अपडेट रहना पड़ेगा, क्योंकि ऐसे एग्जाम्स में जो रिसेंट के क्वेश्चंस होते हैं वो बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो जो न्यूज़पेपर्स हैं और मैगजीन्स हैं करंट अफेयर्स के, उनको आप अगर रेगुलरली पढ़ रहे हैं तो वो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल है। बात करें अगर हम लैंग्वेज बैरियर की, ठीक है, कि लैंग्वेज बैरियर्स अक्सर आ जाते हैं, तो प्रैक्टिस राइटिंग आंसर्स इन द रिक्वायर्ड लैंग्वेज। जो रिक्वायर्ड लैंग्वेज है उसमें अगर आप लिखने की कोशिश करें तो वो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल हो सकता है। ओके, एंड एग्जाम स्ट्रेस, यस, एग्जाम का स्ट्रेस आता ही है कि एग्जाम काफ़ी ज़्यादा कॉम्पिटिटिव होता है। तो अगर आप रेगुलर मॉक टेस्ट दे रहे हैं और टाइम मैनेजमेंट की प्रैक्टिस है आपको, तो आप एग्जाम के जो स्ट्रेस होता है उसको भी ओवरकम कर सकते हैं। ओके, अगर हम बात करें इंपॉर्टेंट डेट्स की और नोटिफिकेशन साइकिल की, तो जो पीएससी के जो नोटिफिकेशंस होते हैं इन जनरली वो एनुअली रिलीज किए जाते हैं। जो प्रिलिमिनरी एग्जाम होता है वो उस नोटिफिकेशन के 2 से 3 महीने के बाद प्रिलिमिनरी एग्जाम होता है। जो मेंस होता है वो प्रिलिमिनरी एग्जाम के 3 to 4 मंथ्स के बाद मेंस का एग्जाम दिया जाता है, और अगर आप उसमें भी क्वालिफाई करते हो तो जो इंटरव्यू होता है वो मेंस के 2 से 3 महीने के बाद कंडक्ट कराया जाता है। ओके, तो टोटल सिलेक्शन प्रोसेस होता है वो जनरली 8 से 12 महीने का टोटल सिलेक्शन प्रोसेस होता है। ठीक है, रेगुलर अपडेट के लिए आपको जो स्टेट के पीएससी के वेबसाइट्स हैं उनको आपको रेगुलरली चेक करना पड़ेगा, उसको विजिट करना पड़ेगा, उसके लिए अपडेट रहना पड़ेगा। ओके, अगर हम बात करें कुछ फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस की, ठीक है, कि क्या क्वेश्चंस होते हैं जो अक्सर जनरली लोगों में आते हैं, तो सबसे पहला क्वेश्चन तो ये पूछा जाता है कि इज कोचिंग नेसेसरी फॉर पीएससी एग्जाम, या पीएससी एग्जाम के लिए कोचिंग नेसेसरी है? तो सबसे बड़ी चीज कि नहीं,
अगर आपका जो प्रिपरेशन है वो वेल ऑर्गेनाइज्ड है, स्ट्रक्चर्ड है, कंसिस्टेंट है, तो कोचिंग की उतनी ज़रूरत नहीं है। ठीक है, इट कैन बी हेल्पफुल फॉर स्ट्रक्चर्ड प्रिपरेशन। ये हेल्पफुल हो सकता है, नेसेसरी नहीं है। ठीक है, सेल्फ स्टडी सबसे ज़्यादा इफेक्टिव होती है। ठीक है, और कोचिंग को आप कंसीडर कर सकते हो अगर आपको गाइडेंस की जरूरत पड़ सकती है स्टेट स्पेसिफिक पैटर्न के लिए। ओके, ऑनलाइन कोचिंग ऑप्शंस आर नाउ अवेलेबल एंड मोर अफोर्डेबल। जो ऑनलाइन ऑप्शंस हैं कोचिंग के वो अवेलेबल हैं और सबसे ज़्यादा अफोर्डेबल हैं। ठीक है, उनकी प्राइस भी कम होती है। लेकिन जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि अगर आप कोचिंग नहीं ले रहे हैं तब भी अगर आप कोई टेस्ट सीरीज ज्वाइन करें तो वो ये आपके लिए सबसे ज़्यादा बेनिफिशियल हो सकता है। ओके, फ्रेंड्स, अब ये पूछा जाता है कि हाउ मेनी अटेम्प्ट्स आर अलाउड। कितने अटेम्प्ट्स जो होते हैं वो अलाउड होते हैं आपके स्टेट पीएससी एग्जाम में। तो ये जो स्टेट पीएससी का एग्जाम होता है ये जैसा कि मैंने बताया कि स्टेट वाइज वेरी करता है। ठीक है, तो आपके जो अटेम्प्ट्स होते हैं वो भी स्टेट पीएससी के अकॉर्डिंग वेरी करते हैं और आपकी कैटेगरी के अकॉर्डिंग भी वेरी करते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर आप जनरल कैटेगरी के हैं तो आपको यूजुअली 3 to 6 अटेम्प्ट्स मिलते हैं जो कि स्टेट के पर डिपेंड करते हैं। ठीक है, अगर आप ओबीसी से हैं तो आपको एडिशनल 3 अटेम्प्ट्स मिल जाते हैं। ठीक है, अगर आप एससी एसटी कैटेगरी से हैं तो आपके लिए कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं होती आपके नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स पर। ठीक है, हाँ, लेकिन अगर आपके अटेम्प्ट्स बचे हुए हैं तब भी सबसे ज़्यादा जो रिस्ट्रिक्टिंग फैक्टर है वो है आपका एज लिमिट। तो एज लिमिट इज द अल्टीमेट रिस्ट्रिक्शन इवन इफ अटेम्प्ट्स रिमेन। अगर आपके अटेम्प्ट्स बच भी रहे हैं तब भी जो आपकी एज लिमिट है वो सबसे ज़्यादा रिस्ट्रिक्टिंग फैक्टर बन जाती है। इसके अलावा सम टेक्निकल पोस्ट में नॉट हैव अटेम्प्ट्स रिस्ट्रिक्शंस। कुछ टेक्निकल पोस्ट ऐसे होते हैं जिनमें आपके अटेम्प्ट्स के रिस्ट्रिक्शंस नहीं होती हैं, सिर्फ एज फैक्टर वहाँ पर मायने रखता है। ओके, अब अगर हम पूछें कि कैन आई अप्लाई टू मल्टीपल स्टेट पीएससीज, क्या हम बहुत सारे जो अलग अलग स्टेट की पीएससीज हैं वहां पर अप्लाई कर सकते हैं, तो यस, यू कैन अप्लाई टू एज मेनी स्टेट पीएससीज एज यू विश। जितना आप चाहें उतने आप स्टेट पीएससीज में अप्लाई कर सकते हैं एंड नो रिस्ट्रिक्शन ऑन अप्लाइंग टू मल्टीपल स्टेट साइमल्टेनियसली। इसमें कोई आपको रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि आप अलग अलग स्टेट में भी अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, कंसीडर लैंग्वेज रिक्वायरमेंट फॉर ईच स्टेट। हाँ, हर स्टेट के लिए जो लैंग्वेज की रिक्वायरमेंट होती है वो चेंज होती रहती है और वो आपको कंसीडर करना पड़ेगा। इसके अलावा सम स्टेट्स में हैव डोमिसाइल रिक्वायरमेंट फॉर सर्टेन पोस्ट। कुछ स्टेट ऐसे होते हैं जिनमें किसी पोस्ट के लिए आपको कुछ डोमिसाइल रिक्वायरमेंट की वहां पर जरूरत पड़ती है, तो वो आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। सो प्लान योर एग्जाम कैलेंडर केयरफुली एज डेट्स में ओवरलैप। ठीक है, आपका जो एग्जाम कैलेंडर है उसको आपको ऐसा प्लान करना पड़ेगा क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि जो एग्जाम की डेट्स होती हैं वो ओवरलैप करती हैं, तो आपको वो स्मार्टली आपको प्लान करना पड़ता है। ओके, फिर क्वेश्चन पूछा था कि व्हिच ऑप्शनल सब्जेक्ट्स आर बेस्ट फॉर लाइफ साइंस ग्रेजुएट्स। ठीक है, कौन सा ऑप्शनल सब्जेक्ट सबसे बढ़िया पड़ता है, तो इसका मैं सीधा सा जवाब यही कहूंगा कि वो सब्जेक्ट आपके लिए सबसे बेहतर है जिसमें आपकी कमांड जो होती है सबसे ज़्यादा होती है और ग्रेजुएशन में आपने जो सब्जेक्ट्स लिए हुए हैं। फॉर एग्जाम्पल बॉटनी और जूलॉजी अलाइंस वेल विथ योर बैकग्राउंड। बहुत सारे लड़के होते हैं वो जूलॉजी और बॉटनी उनका सब्जेक्ट होता है उनके ग्रेजुएशन में, तो उन्हीं को ऑप्ट कर सकते हैं। इसके अलावा इन्वायरमेंटल साइंस इज अनदर गुड ऑप्शन। इन्वायरमेंटल साइंस आपका एक अलग अच्छा ऑप्शन हो सकता है। एग्रीकल्चर के जो स्टूडेंट्स हैं एग्रीकल्चर को अडॉप्ट कर सकते हैं। इट कैन बी बेनिफिशियल इफ यू हैव रेलिवेंट नॉलेज। अगर आपका नॉलेज है एग्रीकल्चर में तो आप उसको देख सकते हैं। चूज बेस्ड ऑन योर स्ट्रॉन्गेस्ट एरिया विद इन लाइफ साइंस। लाइफ साइंस में आपका सबसे स्ट्रॉन्ग एरिया क्या है आपको वो सिलेक्ट करना पड़ेगा एंड चेक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स टू आंसर डिफिकल्टी लेवल। ठीक है, आप जो कोई भी ऑप्शनल सब्जेक्ट लेने से पहले उसके जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स हैं उनको आप चेक कर सकते हो और वहां से देख सकते हो कि डिफिकल्टी का लेवल क्या है। ओके, एंड कंसीडर ओवरलैप विद योर ग्रेजुएशन सिलेबस टू मिनिमाइज एडिशनल प्रिपरेशन। ठीक है, आप वो सारे सब्जेक्ट्स को भी चूज कर सकते हैं। ठीक है, जो कि आपका ग्रेजुएशन में लिया गया है एंड कंसीडर ओवरलैप विद योर ग्रेजुएशन सिलेबस। ठीक है, ग्रेजुएशन के साथ साथ अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो वो सब्जेक्ट पढ़िए जो आपका ग्रेजुएशन में लिया गया है, जिससे आपका ग्रेजुएशन और जो एडिशनल प्रिपरेशन का प्रेशर है वो आप कम कर सकें और स्टेट पीएससी की तैयारी भी साथ में कर सकें। ओके, एज अ कंक्लूजन हम यही कह सकते हैं कि स्टेट पीएससी एग्जाम्स
ऑफर एक्सीलेंट अपॉर्चुनिटीज फॉर लाइफ साइंस ग्रेजुएट्स। जो लाइफ साइंस के ग्रेजुएट्स हैं उनके लिए स्टेट पीएससी का एग्जाम जो होता है वो बहुत ही एक्सीलेंट अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड कराता है। ओके, इसके अलावा कंसिस्टेंट प्रिपरेशन एंड स्ट्रेटजीज अप्रोच इज की। इस एग्जाम के लिए जैसा कि मैंने कहा कंसिस्टेंट प्रिपरेशन, लगातार प्रिपरेशन जो होती है वो जरूरी होती है। आपको बीच बीच में गैप नहीं करना है। और स्ट्रेटेजिक अप्रोच, आपको एक वेल ऑर्गेनाइज्ड स्टडी प्लान बनाना है, उसको होल्ड करके रखना है। ठीक है, प्रीवियस रहे क्वेश्चन पेपर्स को ध्यान में रखना है। ऑनलाइन मॉक टेस्ट सीरीज आपको देते रहना है। इसके अलावा योर स्पेशलाइज्ड नॉलेज गिव्स यू एन एडवांटेज इन टेक्निकल पोस्ट। आपका जो स्पेशलाइज्ड नॉलेज है वो आपको टेक्निकल पोस्ट में काफी ज्यादा हेल्पफुल हो सकता है, वो आपको बहुत ज्यादा हेल्प प्रोवाइड कराता है, तो उसको आपको ध्यान में रखना जरूरी है। ठीक है, इसके अलावा स्टे मोटिवेटेड एंड फोकस्ड ऑन योर गोल। आपको हमेशा मोटिवेशन अपने दिमाग में रखना है और फोकस रहना है अपने गोल पर, तो आप इसको बहुत ही इजीली इस एग्जाम को क्रैक कर सकते हैं। ओके, तो फ्रेंड्स इस वीडियो में बस इतना ही। हमेशा ध्यान रखिए कि बी स्ट्रॉन्गर देन योर स्ट्रॉन्गेस्ट एक्सक्यूज, बिकॉज एक्सक्यूजेज नेवर ब्रिंग सक्सेस। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड गुड बाय।